आगे पढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बेटे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एक सिस्टम जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। And charges are placed at a small fixed distance from each other. जैसे HCl मॉलिक्यूल अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव, तो ये एक डाइपोल हो गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं बेटे, इस डाइपोल के साथ एक वेक्टर एसोसिएट करते हैं। उस वेक्टर को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसका सिंबल होता है वेक्टर पी। और मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना होता है, इस किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्या होता है, इज फ्रॉम -q टू प्लस। मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर इसका कुछ ऐसा इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, कूलम मीटर। अब देखो, ये दोनों मिलकर के कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इनकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है, उसके हम फॉर्मूले बना बना करके रख लेते हैं। उनको जरूरत पड़ने पे यूज करते रहें। जैसे देखो कैसे, और सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि मान लो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें -2q चार्ज है
और दो क्यू चार्ज के पार्टिकल्स। हाँ, ये एग्जाम में आएगा। नोट कर लिया भाई। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। अच्छा, बाकी है किसी का? हाँ बेटे, हो गया। अरे भाई, अब तो हो गया होगा। ये जो सिस्टम है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो? तीन पार्टिकल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस में। देखो, क्यू ए, बिल्कुल सही। ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करके माइनस टू क्यू को माइनस क्यू और माइनस क्यू ऐसा मान सकते हैं। अब ये दोनों मिलकर के एक डाइपोल बनाएंगे, जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। कुछ इधर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू ए। और ये दोनों मिलकर के एक डाइपोल बनाएंगे, उसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में, और वो भी होगा कितना, क्यू ए। अब ये एंगल 60 डिग्री। नहीं नहीं, तुमने क्यू ए गलत लिखा है। इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? क्यू ए कॉस 30 प्लस क्यू ए कॉस 30। तो ये कितना आ जाएगा बेटे? 2 क्यू ए कॉस 30, यानी के √3 क्यू। ये बात समझ में आई भाई बच्चों?
देखो, एक डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही होने चाहिए। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन के ही चार्ज होने। तो इस वजह से हमें -2q को स्प्लिट करना ही पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है उसमें। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई हमसे कहे कि एक चार्ज -2q है और एक चार्ज q है, तो दिस इज नॉट अ डाइपोल, दिस इज नॉट अ डाइपोल। आई बस समझ में। तो टू मेक इट अ डाइपोल -2q को स्प्लिट करना ही पड़ेगा, राइट। ओके, अब देखो, अगर ये एक डाइपोल है तो जो दो चार्जेस होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही होती है चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। और क्या है, इस इन दोनों का मिला करके अगर हमसे कोई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, मान लो इस पॉइंट पर कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, हम ये मान के चलते हैं कि डाइपोल्स के बीच की डिस्टेंस मान लो अगर 2a है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को कैलकुलेट करना है वो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं r को, मतलब a बहुत छोटा होता है, r को क्या माना जाता है, r को माना जाता है कि ये a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा। उसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन पर भी हम किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में किसी थीटा एंगल पे जा करके उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ, है ना। डेरिवेशन करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप दोनों -q + q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, देखो वो तो बड़ा आसान। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर अगर आपको लिखना है, r डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल, तो उसका फॉर्मूला होता है 2kp वेक्टर बाई r। अगर आपको एक्सिस पर पोटेंशियल लिखना है तो वो होता है kp/r²। उसी तरह से अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वो होगा -kp वेक्टर बाई r। और अगर आपको इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल लिखना है तो वो बराबर होगा 0। ऑल दीज कैन बी रिमेम्बर्ड एज डायरेक्ट फॉर्मूले
और देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल निकालना है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो माइनस क्यू की वजह से लिख दो, प्लस क्यू की वजह से लिख दो। अब प्लस क्यू से डिस्टेंस डी है तो माइनस क्यू से भी डी होगी, तो के क्यू बाई डी, के माइनस क्यू बाई डी, दोनों को ऐड करोगे पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे? माइनस क्यू अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, प्लस अवे प्रोड्यूस करेगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ जाए, इसलिए वहां पर एक माइनस साइन। फील्ड डाइपोल मूवमेंट की ही डायरेक्शन में होगी। बार सुपर पोजिशन अपन लगाई चाहिए। अच्छा देखो, जैसे हमने लिखा था, ये बीच में कनेक्शन थोड़ा डिसरप्ट हो गया। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? 2k p बाई आर क्यू। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? -k p बाई आर क्यू। एक्सिस पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? Kp/r²। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? और r कॉमा थीटा पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है Kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस। और डायरेक्शन क्या होगी? जैसे अगर ये डाइपोल है और हमें इस डाइपोल वेक्टर के साथ किसी थीटा एंगल वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं क्या कर सकता हूँ, इस आर वेक्टर के साथ एंगल डिटरमाइन कर सकता हूँ, ये एंगल फाई। तो tan फाई की क्या वैल्यू आती है? tan फाई की वैल्यू आ जाती है tan थीटा बाई। उसी तरह से पोटेंशियल अगर इस पॉइंट पे पता लगाना है, पोटेंशियल एट पॉइंट आर कॉमा थीटा, तो उसकी वैल्यू बराबर होती है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू बराबर होती है किसके? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर।
ये बात समझ में आ रही है बच्चों भी सबको? आर हमेशा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस से ही लेंगे। ठीक है, अब देखो इनका यूज कैसे करते हैं, इन सारे फॉर्मूलों का ये समझते हैं अपन। ठीक है, मान लो हमें कहा जाए कि एक डाइपोल पी है वो ऐसे रखा हुआ है, और एक डाइपोल 2p है वो ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, और ये 2p जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है वो दोनों से बराबर बराबर डिस्टेंस आर पर, ये पॉइंट है। तो फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ये पता करो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। 0 नहीं होगा भाई। देखो ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट lies on axis of P, and A point lies on equatorial line of two. ठीक है, तो जो ये जो P है ना, सिम ऍक्टिव्हेट करायचं आहे इकडे बस तिथे हाँ बेटा साइलेंट करो। बस तू पहिले तिकडे चालू दे मग
P at A को कैसे लिखेंगे? P at A due to P at A due to P की वजह से तो कितना हो जाएगा? 2kp बाई आर क्यूब आई, और 2p की वजह से क्या होता है? माइनस माइनस k 2p j कैप डिवाइडेड बाई, देखो एक्सेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होता है, और इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मैग्नीट्यूड होता है 2kp बाई आर, और इसका क्या होता है? k p, p की जगह क्या लिख देंगे? 2p बाई आर, राइट? तो इट विल कम आउट टू बी 2kp बाई आर क्यूब आई कैप माइनस, ये समझ में आया बच्चों? गुड गुड, दो बच्चों ने सही भी आंसर बता दिया था मेरे। कौन से फॉर्मूला में? इधर ई एक्सिस का इक्वेटोरियल लाइन पर, एक्सिस पर भी इक्वेटोरियल लाइन पर। E at A due to P, E at A due to 2P। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? ए पर P की वजह से प्लस ए पर 2P की वजह से। ठीक है, लेकिन P के लिए ए पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस ऑफ P, तो P के लिए एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाया, 2P के लिए इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा, इसी इसी वाले सवाल में, इसी वाले सवाल में मान लो हमसे कह दिया जाए फाइंड पोटेंशियल एट ए, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल भी निकाल दो एक।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। KP बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल एट ए कैसे लिखेंगे? Now potential at A due to P is Kp by R square. Potential at A due to 2P is 0. Therefore net potential at A कितना हो गया? Kp by R square. अब बात समझ में आएगी? अब देखो, मान लो हमसे कहा जाए कि ये एक सर्कल है और y एक्सिस है, ये लाइन एक्सिस, और एक डाइपोल रखा हुआ है, और कहाँ पर रखा हुआ है? वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। A dipole having dipole moment P is placed at origin. रेडियस ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है वो R। तो हमें क्या करना है? एक पॉइंट है √3, 1। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? उसके, या ऐसे मान लो कि यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर एक पॉइंट है ए, ठीक है। हमें पता लगाना है फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड पोटेंशियल है। वो R, थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लें।
बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी? ये जो लाइन है इसके साथ कुछ एंगल बनाएगी फाई, राइट? जहां पर tan फाई किसके बराबर होगा? tan थीटा बाई, व्हाट इज tan थीटा? थीटा इज 30 डिग्री, तो tan फाई होगा tan 30/2 के, यानी 1/, पोटेंशियल एट ए पता लगाना, तो उसका तो फॉर्मूला ही होता है केपी कॉस थीटा बाई आर। केपी cos theta is √3/2 divided by √3 kp/2r। ये सबको क्लियर है बच्चों? ओके। ओके, अब देखिए, मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो हमें दे दिया जाए कि एक स्क्वायर है ए साइड में, और इसके वर्टाइसेस पे 4 डाइपोल्स रखे। ठीक है, और इनकी वजह से मुझे सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता, फाइंड E vector at the center of the square। अब देखो बच्चों, इसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक काम आती है जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हम क्या करें, हम कहें कि अब ये जो जितने भी डाइपोल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको आप क्या करो, रिजॉल्व करो। एक डाइपोल ये रखा हुआ है, एक डाइपोल, एक डाइपोल इधर नीचे रखो, और एक डाइपोल ऐसे रखो। हम क्या करते हैं कि
जैसे ये लाइन है, राइट, और मेरे को इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा, तो मैं कहूँ कि साहब ये वाला जो डाइपोल है ना पी, ये एक्चुअल में दो डाइपोल से मिलकर के बना हुआ है। एक इधर p/√2 p cos 45, और एक इधर p sin 40, यानी p/√2 से मिलके बना हुआ। सिमिलरली ये वाला डाइपोल को भी रिजॉल्व कर लो, इसके भी आप टुकड़े कर लो, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, और एक कंपोनेंट बाकी डाइपोल, इसको भी, इन दोनों को भी रिजॉल्व तो करें। इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इधर p/√2, एक ऐसे है, वो भी आ जाएगा p/√2। और ये जो डाइपोल नीचे है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, p/√2, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक डाइपोल, सारे डाइपोल्स को दो दो डाइपोल से मिलके बना हुआ है ऐसा मान, भाई एक वेक्टर है, वेक्टर के कंपोनेंट किए जा सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर, we can resolve any vector into its components। अब जैसे देखो, ये p/√2 और ये p/√2, इसके लिए ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एक्सिस वाला पॉइंट है इन दोनों के लिए, तो ये p/√2 इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, E1 नाम उसको देता हूँ, ये p/√2 अपने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी ये भी E1 ही प्रोड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन। उसी तरह से ये वाला p/√2 जो है वो ऐसे नीचे की ओर, मैग्नीट्यूड उसका भी इवन रहेगा, और ये वाला जो p/√2 है, ये वाला p/√2 ये किधर प्रोड्यूस करेगा भैया, ये भी इधर ही प्रोड्यूस, तो ये इवन इवन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से इवन इवन ऐड हो जाएंगे, तो ये चारों पे मैंने इस तरह से देख ली। उसी तरह से अब ये वाला p/√2 देखता हूँ, इक्वेटोरियल वाले, तो ये p/√2 अपने अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, वो थोड़े कम मैग्नीट्यूड का होगा, तो उसको E2 लिख देता हूँ। सिमिलरली ये वाला p/√2 भी अपने अपोजिट डायरेक्शन में इधर प्रोड्यूस करेगा, उसको E2 लिख देता हूँ। ये वाला p/√2 अपने अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको भी E2 लिख देता हूँ, और ये वाला p/√2 भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको E2, तो क्या होगा, ये वाला E2 और ये वाला E2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला E1 और ये वाला E1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरफ दो E1, मतलब अल्टीमेटली आपके पास ऐसा हो जाएगा कि ये अगर स्क्वायर है
तो स्क्वायर में इस तरफ आ जाएंगे 2 E1 और इधर आ जाएंगे 2 E2 ना। Where what is E1? E1 is 2kp 2kp by r, and what is E2? E2 is kp by r. तो E नेट कितना आएगा? E नेट आ जाएगा E1 माइनस E2 के बराबर, 2E1 माइनस 2E2 के बराबर। तो 2√2 kp by r3 माइनस √2 kp by, ये बात समझ में आती है बच्चों? मैंने कोई E2 मिस कर दिया क्या? इस वाले का लिख दिया, इस वाले का इधर होगा, इसका लिख दिया, इस वाले का उधर होगा, ये लिख दिया, इस बाई रूट टू का इधर होगा, ये लिख दिया बेटे। देखो 4 E2 है, 4 E1 है, लिख तो दिए। E2 E2 और ये E2 E2, 4 E2 लिखे हैं, और 1 2 3 4 4 E1 लिख दिए भाई, सारे लिख दिए मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। I did not understand E1 E2 are different if all vectors have same magnitude। बेटे वो इक्वेटोरियल और एक्सिस पोजीशन की वजह से है ना भाई। देखो ऐसे देखो, जैसे ये जो एक डाइपोल हमारे यहाँ पे रखा था, ये वाला डाइपोल, इस डाइपोल को मैंने माना कि ये 2 डाइपोल से मिलके बना। कौन से 2 डाइपोल से? एक इधर और एक ऐसे, ठीक है। अब तुम क्या बोल रहे हो सर, दोनों डाइपोल बराबर है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो दोनों की वजह से इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होना चाहिए। नहीं भाई, ये वाले p/√2 की वजह से तो एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वो उसका वो 2kp/r³ होता है, और ये p/√2 की वजह से इस पॉइंट पर निकालने के लिए इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 90 डिग्री एंगल पे लाई करना, तो इसके लिए इक्वेटर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये ऐसे E1 E2 प्रोड्यूस करें। आई बात समझ में? E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम थोड़ी होगा। अभी समझ में आया बेटे? ठीक है। अच्छा देखो, एक बार फिर से ये डायग्राम बनाऊं क्या मैं? ये इधर वेक्टर नीचे था, तो इसके जब कंपोनेंट करेंगे तो एक डाइपोल इधर आएगा, एक डाइपोल ऐसे आएगा। अब ये वाला जो डाइपोल है, इसकी वजह से लिखेंगे तो वो इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा, E1 एक्सिस वाला फॉर्मूला, और इसकी वजह से लिखोगे तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, एंड दैट विल बी E2।
फिर उसके बाद एक डाइपोल नीचे, तो इसके कंपोनेंट कैसे हुए, एक आया इधर, एक आया, अब जो ये वाला डाइपोल है इसके लिए एक्सेस वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ये इवन ही प्रोड्यूस करते हैं। और इस वाले डाइपोल के लिए इक्वेटर वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में E2 प्रोड्यूस। फिर ये ऐसे हैं, इसके टुकड़े करेंगे तो एक इधर, एक इधर। अब ये वाला जो डाइपोल है ये तो इसी डायरेक्शन में E1 प्रोड्यूस, और ये वाला जो डाइपोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में E2 प्रोड्यूस। आई होप अब डायग्राम क्लियर है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा, ये दोनों बच जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे, बाकी ये दोनों एक दूसरे को, ये चारों कैंसिल हो जाएंगे, E1 से E1, E2 से E2। तो E नेट कितना बचेगा, 2E1 minus 2E2। What is E1? 2K P by root 2 by R cube. What is E2? K P by root 2 by, आप चाहो तो K P by root 2 by R cube कॉमन भी ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा, 4 minus 2 बच जाएगा, 4 minus 2, that is ultimately what I will have is root 2 Kp by, हाँ बच्चों अभी समझ में आया सबको? ओके। एक्चुअली थोड़ा बारिश की वजह से शायद इंटरनेट कनेक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है। एक बार स्विच करके देख लेता हूँ। अभी ठीक आ रहा है बच्चों? देखो बिना वेक्टर रिजोल्यूशन के क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, लेकिन हर एक की वजह से डायरेक्शन पता लगाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या एक बच्चा पूछ रहे हैं सर कि क्या बिना, तो क्या होगा, दिक्कत आएगी कैसे, जैसे इस डाइपोल की वजह से आप यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाओगे तो मैग्नीट्यूड तो लिख दोगे उसका, लेकिन डायरेक्शन कैसे लिखोगे, वो इस वेक्टर के साथ भी कुछ एंगल इधर फाई बनाता है, राइट। और वो फाई लिखने में हमको दिक्कत आएगी, है ना। उसी तरह से जैसे फिर इधर है, तो ये इस वाले वेक्टर के साथ फिर कुछ एंगल बनाएगा, राइट। फिर वो एंगल लिखने में हमको वो तकलीफ आएगी, इसकी वजह से क्या है, हम ये मेथड यूज नहीं करें, रिजोल्यूशन वाला मेथड ही यहाँ पर आपको
बेटर पढ़ लो। ठीक है। अच्छा आप देखो, इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि मान लो एक डाइपोल रखा हुआ है और हमें क्या करना है, एक पार्टिकल को पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक मूव करवाना है, और ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। एक क्यू चार्ज के पार्टिकल को ए से बी तक मूव करवाना। ये डाइपोल को तो फिक्स रखा हुआ है, और डिस्टेंस, कैलकुलेट वर्क डन in moving a charge Q slowly from point A to point B। कितना वर्क करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल एजेंट। इसको ऐसे लिख लो, वर्क रिक्वायर्ड लिख लो। बिल्कुल सही। देखो, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिख देते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को लिख देते हैं चेंज इन पोटेंशियल यू फाइनल माइनस यू। तो हो जाएगा Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, के पी कॉस 60 डिग्री बाई आर स्क्वायर, और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, के पी कॉस 120 डिग्री बाई। तो Q के पी बाई आर स्क्वायर 1/2 माइनस माइनस 1/2, तो वो 1 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा के पी क्यू बाई cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता। ठीक है, तो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाओगे किसी पॉइंट को, तो डाइपोल के साथ उसकी इंटरेक्शन की एनर्जी क्या होगी वो अपन लिख सकते। ये बात समझ में आई भाई? अच्छा देखो, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? डाइपोल की वजह से, नहीं नहीं नहीं, माइनस हाफ होगा। अभी तक जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करवाना। अब हम पढ़ते हैं फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसमें एक तो केस होता है क्या, व्हेन ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, वो कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, इसका मतलब at all points the magnitude and direction of electric field is same. Let's say ऐसे केस में डाइपोल के चार्जेस किसी भी ओरिएंटेशन में रखे हुए हैं, अगर इस पर नेट फोर्स आपको निकालना है तो वो कैसे लिखोगे? Q इंटू ई वेक्टर प्लस माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर, दोनों पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लिखा और ऐड कर दिया। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जो ई वेक्टर प्लस क्यू के लिए यूज करूंगा वही माइनस क्यू के लिए भी यूज करूंगा। तो ये नेट फोर्स जो इस डाइपोल पे हो जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे राइट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पे राइट में फोर्स लगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट में फोर्स लगाएंगे, ये दोनों फोर्स ऐड होकर के जीरो हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field will always be zero. लेकिन देखो ध्यान दो, इनका टॉर्क जीरो नहीं आएगा। मान लो डाइपोल्स के बीच की डिस्टेंस d है, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि हमने लिया हुआ है कुछ ऐसी डायरेक्शन में है, E और P वेक्टर के बीच में एंगल मान लेते हैं कि थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल हम थीटा मान लेते हैं। तो क्या हम फोर्स ऑफ ए कपल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? टॉर्क, टॉर्क ऑफ ए कपल। तो टॉर्क ऑफ ए कपल का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ
तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो क्यू ई लिख सकते हैं, और लाइन ऑफ फोर्स तो ये दोनों, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है मुझे। तो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर डी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आ जाएगी। क्या इस डिस्टेंस को डी साइन थीटा लिख सकते हैं? तो टॉर्क आ जाएगा क्यू ई डी साइन, और Q इंटू डी को डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P लिख सकता हूँ, तो टॉर्क की क्या वैल्यू आ जाएगी? पी ई साइन। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन भी देखो, जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या मैं बोल सकता हूँ कि टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लग रहा है? टॉर्क लग रहा है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। मतलब वेक्टर P की कोशिश है कि वो वेक्टर ही के पैरेलल हो जाए। तो वेक्टर फॉर्म में हम टॉर्क को ऐसे अगर लिख दें तो उससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सप्लेन हो जाते हैं। अगर एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क का फॉर्मूला आएगा P क्रॉस E या पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो दो पोजीशंस ऐसी होती हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डाइपोल रखा हुआ है या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल डाइपोल, इन दोनों ही पोजीशन में नेट फोर्स तो खैर जीरो होता ही है हमेशा, नेट टॉर्क भी जीरो होता है। और क्योंकि दोनों ही जीरो हैं इसका मतलब ये दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये दोनों ही क्या है? प्रीवियस पेज देख लो भाई, ये रहा प्रीवियस पेज। अच्छा एक बात बताओ, अगर डाइपोल को मैं ऐसे रख देता हूँ, माइनस क्यू चार्ज इधर और क्यू इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, तो इस पर टॉर्क कैसे लगता है? इस क्यू पर इधर लगता फोर्स, और माइनस क्यू पर फोर्स ऐसे। तो ये दोनों मिलकर के डाइपोल को क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, यानी वही रहती टेंडेंसी डाइपोल मोमेंट वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने की टेंडेंसी, है ना? क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में भी टॉर्क किधर आएगा? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इस तरह की होगी will be such that vector P becomes parallel to
वेक्टर p को वेक्टर e के पैरेलल करने की कोशिश करें। अब देखो ध्यान दो, दोनों ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, अगर 0 डिग्री से मान लो मैंने डाइपोल को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, किधर रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस डाइपोल पे टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज, यानी डी थीटा, और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता, इधर ले आता, तो इस पे टॉर्क लगता एंटी क्लॉकवाइज। और डाइपोल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेटेड है, मतलब इस केस में टॉर्क क्या करेगा, बार बार इसको इसकी जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वहां पे लाने की कोशिश करे। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा, जो टॉर्क है वो, अगर मान लो मैंने इस डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेशन दिया, तो टॉर्क विल एक्ट ऑन इट इन फर्दर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so that dipole moves further away from equilibrium position। और यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क दिया, तो इट विल मूव फर्दर अवे इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस इसलिए क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे की तरफ टॉर्क लग रहा है व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। जबकि ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा है, दिस इज अ पोजीशन ऑफ स्टेबल। क्या ये बात समझ में आती है सबको? हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विल बी मिनिमम, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विल बी मैक्सिमम। देखो स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे एक सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें और वो वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखे, उसको मैं आगे लेकर के गया, छोड़ूं तो वापस पीछे आ जाए, पीछे लेकर के गया, छोड़ूं तो वापस आगे आ जाए, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे एक मास को स्प्रिंग से बांध के रख दिया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया तुमने, तो क्या होगा, जब उसको आप स्प्रिंग से खींच करके दूर ले जाओगे तो वो वापस से मीन पोजीशन की तरफ आएगा, या स्प्रिंग को दबाओगे तब भी वापस से मीन पोजीशन की तरफ आएगा, राइट। लेकिन लेकिन जैसे मान लो कि ये कोई हिल है, बिल्कुल पीक वाला पॉइंट, यहाँ पर एक पार्टिकल एक ब्लॉक को रख दिया, तो अब अभी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये नीचे भाग जाएगा, या इधर डिस्प्लेस करूंगा तो इधर नीचे भाग जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? ये जो पहाड़ वाला एग्जांपल मैंने लिया, ये कौन सा है, स्टेबल है या अनस्टेबल? दिस इज अनस्टेबल, राइट। तो वैसा ही कुछ इक्विलिब्रियम 180 डिग्री पर भी है, और 0 डिग्री का इक्विलिब्रियम जो है वो कुछ इस तरह की पोजीशन वाला, जैसे यहाँ पे ये स्टेबल, एंड दिस वन इज अनस्टेबल, इससे मिलता जुलता।
और ये वाला ये स्टेबल। समझ में आई बात बेटा? क्या ये बात समझ में आती है? और स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मिनिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट potential energy of dipole in uniform electric field हम डिफाइन करते हैं किस तरीके से? देखो किसी भी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स to move the system from reference position to that position is defined as potential energy at that position. अब देखो इस डाइपोल को मेरे को ट्रांसलेट कराने में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे ये डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है, और कोई हमसे कहे कि डाइपोल को यहाँ से उठा करके यहाँ रख दूंगा, कितना वर्क करना पड़ेगा आपको स्लोली लेकर के जाने में? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई वर्क ही नहीं किया, तो एक्सटर्नल एजेंट को भी मतलब नेग्लिजिबल पुश दे दो, इसको बस जरा सा पुश दे दो, ये अपने आप ही बेचारा चलता 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 वहां तक पहुंच जाए, राइट। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि इस डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस डायरेक्शन में, इस डाइपोल को रोटेट कर दो, ऐसा कर दो इसको, तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इस केस में वर्क डन विल बी नॉन जीरो, यहाँ पे वर्क डन विल बी जीरो। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का जो संबंध आना चाहिए वो इससे आना चाहिए, थीटा से आना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब देखो रेफरेंस पोजीशन तो अपने को खुद को माननी पड़ती है ना, तो रेफरेंस पोजीशन इस केस में हम क्या कर लेते हैं, वी टेक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एज पोजीशन ऑफ zero potential energy of dipole in uniform electric. Theta equal to 90 degree as position of zero potential energy of dipole and uniform electric field. मान लो ये डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब किसी थीटा पोजीशन पर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, इज माइनस वर्क डन by electric field to move from pi by 2 to, तो कैसे लिख देंगे बच्चों, टॉर्क का वर्क टाउ डी थीटा फॉर्मूला से लिखा जा सकता है, जैसे फोर्स का वर्क एफ डी एस से लिखते हैं, टॉर्क का वर्क टाउ डी थीटा से। टॉर्क को लिख देते हैं पी क्रॉस ई, तो पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब हम तो डी थीटा की डायरेक्शन ऐसे ही मानेंगे कि एंगल बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क तो इस तरफ लगता है, आप इसको और ऐसे ले जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव आएगा, मतलब टॉर्क और डी थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक माइनस साइन लगाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे पाई बाय 2 से लेकर के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीई इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम पाई बाय 2 टू थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 2
cos पाई बाय 2 0 होता है, तो ये जो माइनस पी cos थीटा लिखा हुआ है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस पी cos। देखो इसमें आप देख सकते हो, थीटा जब 180 डिग्री रहेगा तो cos 180 डिग्री -1 होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई आ जाएगी। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई आ जाएगी। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम। मिनिमम मतलब स्टेबल, एंड दिस इज अनस्टेबल। क्या ये बात समझ में आती है नहीं बच्चों? ये ऐसा इसका फंक्शन होता है। ठीक है भाई, बाकी फिर हम इसको अगली क्लास में, बट अभी तुम्हारी क्लास है क्या कोई? हाँ हाँ, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। क्लास नहीं है तो आराम से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7:45 से है, ओके। तो ठीक है, अभी तो आप आराम से कॉपी कर लो इसको। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो इसमें। मेरे ख्याल से यहाँ से कॉपी करना होगा सब लोगों को ना। ये वाला पेज नोट कर लिया, पेज नंबर 10। ठीक है, ठीक है यार, वो सेम ही होगी, सी ही रहेगी।
हाँ बच्चों, ठीक है, फिर बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और यार ये तो 1/√μ0 ε0 ही होती है ना, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा कॉम्पोजिशन से? अच्छा, अगर आप लोग आज का होमवर्क रहेगा सेक्शन सी करना, ठीक है? सेक्शन एच, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, ठीक है? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सेक्शन। फिर अगली क्लास में मिलते हैं भाई हम लोग।